हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोकल गवर्नेंस वाले टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बलवंत राय मेहता कमेटी तक कवर किया था। आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद पंचायती राज का डेवलपमेंट के क्षेत्र में और क्या-क्या कार्य हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे क्यूआर कोड को स्कैन करके, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी। और साथ में इस टॉपिक का जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी सिफारिशें की थी, फिर भी हम देखते हैं कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो फेल कर गया, कोलैप्स कर गया। उसके पीछे का मुख्य रीजन था कि 1962 में हमारा चाइना से वॉर हो गया। 1965 में हमारा पाक वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर। और जब हम पाक वॉर और चाइना वॉर से थोड़े बहुत उभरे ही तो 1966 और 67 में हमारे यहाँ फेमनाइन यानी भूखमरी पड़ गया। फिर 1971 में फिर से हमारे साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 75 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लग गई। तो 62 से लेके 75 तक जो पंचायती राज थे उन पर ध्यान दे ही नहीं पाई सरकार, जिस वजह से जो पंचायती राज सिस्टम है वो फेल कर गया। इसके बावजूद भी कुछ राज्यों में, जैसे कि 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में पंचायती राज की स्थापना हुई, 62 में महाराष्ट्र में हुई, 63 में गुजरात में और 64 में पश्चिम बंगाल में। इन राज्यों में पंचायती राज सिस्टम की स्थापना तो हुई, लेकिन वो उस तरह का काम नहीं कर पाए, यहाँ भी ये चीजें फेल होती गई। बाद में जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, तो मोरारजी देसाई अपॉइंट करते हैं अशोक मेहता जी को। और अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, फिर इसका नाम पड़ा अशोक मेहता समिति। इसका गठन हुआ दिसंबर 1977 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी अगस्त 1978 में। जब इनकी रिपोर्ट आई, तो जो अशोक मेहता समिति है, इसका गठन करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव जो था, उद्देश्य था, वो था कि पंचायतों को पुनर्जीवित किया जाए। और पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए इन्होंने 132 सिफारिश की थी। 132 रिकमेंडेशन की थी, किसने? अशोक मेहता समिति ने। अब हमें 132 रिकमेंडेशन याद नहीं रखनी है, लेकिन इनमें से भी जो मुख्य इनकी सिफारिश थी वो हमें याद जरूर रखनी है। जैसे मुख्य सिफारिशों में पहले आता है कि अभी तक सभी लोगों ने 3 टियर सिस्टम की बात की है, लेकिन पहली बार बलवंत राय मेहता जी हैं, इन्होंने 2 टियर सिस्टम की बात की। यानी उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम के स्थान पर आप लेके आओ द्विस्तरीय, यानी 2 टियर सिस्टम इन प्लेस ऑफ 3 टियर। और उन्होंने बताया ये 2 टियर क्या क्या होंगे। तो पहला, जिला स्तर पर होगा जिला परिषद, जो कि एक कार्यकारी इकाई मानी जाएगी पंचायतों की। और फिर जो सेकंड लेवल होगा, जो दूसरा स्तर होगा, वो होगा मंडल पंचायत का, जो कि ब्लॉक लेवल पर होगा। और ये मंडल पंचायत भी वहीं पर गठित की जाएगी जहाँ की पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 हो। सो ये बेसिकली रिकमेंडेशन किया था किसने? तो हम बताएंगे अशोक मेहता साहब ने। अब देखिए, यानी यहाँ इन्होंने ग्राम स्तर पर किसी भी प्रकार की संस्था होने की बात नहीं कही। और साथ में उन्होंने कहा कि जो पंचायतों का कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष रखा जाए। तो ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी। हालांकि और भी सिफारिश थी, वो हम आगे देखेंगे। अब इनकी सिफारिशें भी लागू नहीं हो पाती हैं क्योंकि सरकार गिर जाती है फिर से। और फिर राजीव गांधी की सरकार आती है और राजीव गांधी जी जीवी के राव की अध्यक्षता में एक समिति बनवाते हैं जिसका नाम पड़ता है जीवी के राव समिति। और ये 1985 में गठित होती है। बेसिकली प्रॉपर डेट है इसकी 25 मार्च 1985 को। और ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 1986 में। इनका मुख्य उद्देश्य या विषय क्या था इस समिति के गठित होने का? तो रिव्यू द रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोवर्टी एलिवेशन, मतलब ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन की समीक्षा करने के लिए राजीव गांधी की सरकार में इन्होंने जीवी के राव समिति को गठित करवाया। अब देखिए, इन्होंने जब जीवी के राव ने पूरा एनालिसिस किया, तो इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको बिना जड़ की घास कहा, यानी ग्रास विदाउट रूट्स इन्होंने पंचायती इंस्टीट्यूशंस को कहा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सी समिति है जिसने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवी के राव समिति। इन्होंने कहा जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो इतनी बुरी तरीके से फैली हुई हैं कि पंचायतें अपना काम कर ही नहीं पाएंगी। तो ये बेसिकली इन्होंने समीक्षा की थी। और साथ में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की, जैसे अभी तक सबने, किसी ने 3 स्तर पर बात की, किसी ने 2 स्तर पर, लेकिन जीवी के राव 4 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात करते हैं। जैसे
राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। इन्होंने जिला परिषद को बहुत मतलब इम्पोर्टेंट यूनिट बताया था पंचायतों की। साथ में उन्होंने कहा कि जो पंचायतों का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष रखा जाए, नियमित चुनाव कराए जाएं, लेकिन इनकी भी रिकमेंडेशन जो थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो बेसिकली आप देखेंगे, चाहे अशोक मेहता समिति हो या जीवी के राव समिति, इनकी रिकमेंडेशन अभी तक लागू नहीं हो पाई, लेकिन इनसे एक दिशा निर्देश मिलते जा रहे थे। और अब आती है एल एम सिंघवी कमेटी 1986, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इसका फॉर्मेशन होता है 16 जून 1986 को, और इनकी रिपोर्ट आती है 27 ऑफ नवंबर 1986 को। बेसिकली एल एम सिंघवी, पूरा नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी, इनकी कमेटी के गठित होने का जो मेन सब्जेक्ट था वो था लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना, यानी रिवाइवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। यानी ये पंचायतों पर अब बहुत गहराई में काम करेगी। इन्होंने सिफारिशें की। सबसे पहली सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सी समिति है जिसने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, तो वो है एल एम सिंघवी कमेटी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, अ न्यू चैप्टर शुड बी एडेड। और कहा इन्होंने गांव के समूह में न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए, यानी न्याय पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ग्रुप्स ऑफ द विलेजेस। साथ में इन्होंने कहा जो ग्राम सभा है उसकी महत्ता पर जोर दिया और उसके गठन की बात की इन्होंने। इंपॉर्टेंस ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा शुड बी एम्फेसाइज्ड। तो बेसिकली इन्होंने प्रॉपरली एनालाइज करके कहा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब तक नहीं मिलेगा तब तक पंचायती राज सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या रहा एलएम सिंघवी समिति का? तो इसी समिति की वजह से पहली बार संविधान में संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था, यानी ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर द फर्स्ट टाइम। किसकी सिफारिश पर? एलएम सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन इनकी भी सिफारिश नहीं होती है, लेकिन एक खाका तैयार हो जाता है, एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है कि अब कैसे काम करना है। और फिर आते हैं पी के थुंगन समिति, ये 1988 में आते हैं। अगेन राजीव गांधी की गवर्नमेंट ही है इस समय, और इन्होंने ये जो करवाया है वो एलएम सिंघवी समिति की जो सिफारिश थी उनको रिव्यू करने के लिए पीके थुंगन को गठित किया था। सो देखेंगे, टू रिव्यू द रिकमेंडेशन ऑफ सिंघवी कमेटी, सिंघवी समिति की सिफारिशों की समीक्षा हेतु पीके थुंगन समिति बनाई गई। इन्होंने कहा कि पंचायत शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनियन गवर्नमेंट, हेंस कमेटी डिड नॉट कंसीडर पंचायती राज एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। मतलब इन्होंने कहा कि जो पंचायत हैं उनका सीधा संबंध संघ सरकार से हो, अतः इन्होंने जो पंचायत हैं उनको राज्य का विषय मानने से इनकार कर दिया। एंड got टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ थुंगन कमेटी। अब थुंगन समिति की जो सिफारिश थी इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए, यानी 64th एंड 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी सरकार के द्वारा ही 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया लोकसभा में। किन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए? पीके थुंगन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए। अब जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था वो ग्रामीण सुशासन से संबंधित था, रूरल सेल्फ रूल से संबंधित था। और 65वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो शहरी स्वशासन से नहीं, अर्बन सेल्फ रूल से संबंधित था। लोकसभा में से ये पारित हो गया, किंतु राज्यसभा में पारित होने से पूर्व ही बिफोर कुड बी पास इन राज्यसभा, लोकसभा वाज डिसॉल्व, और लोकसभा होती है जो भंग हो जाती है, यानी सरकार गिर जाती है। तो इस वजह से इस समिति की सिफारिशें और ये संविधान संशोधन लैप्स हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली कमेटी बनती है वीएन गार्डिगल समिति। 1988 में ये बनी है। इनकी सिफारिश थी वही संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय हो, कार्यकाल 5 साल हो, सीधा निर्वाचन हो और महिला एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाए। ये गार्डिगल कमेटी थी। और उसके बाद आती है नाथूराम मिर्धा समिति 1991। इस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ चुकी है। तो नाथूराम मिर्धा समिति, इस समिति की सिफारिश पर संविधान जो संसद है उसमें प्रस्तुत किया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बिल, यानी जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था वो प्रस्तुत किया गया नाथूराम मिर्धा समिति की सिफारिश पर। तो लोकसभा में ये प्रस्तुत हुआ 16 ऑफ सितंबर 1991 को।
लोकसभा से पारित हुआ ये 22 दिसंबर 1992 को, यानी 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा से पारित हुआ। और राज्यसभा से पारित हुआ अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 को। जब लोकसभा से राज्यसभा से पारित हो गया, तब फाइनली 17 राज्यों की विधानसभा का पास उसको अनुमोदन करने के लिए भेजा गया। और उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की। यानी आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 17 स्टेट्स, द प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट टू द बिल ऑन 20th अप्रैल 1993। तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति अपनी इस पर अनुमति देते हैं और द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 24th ऑफ अप्रैल 1993। और आप ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और ध्यान रखेंगे, इसी दिन को अब हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 24th ऑफ अप्रैल 1993, आ डेट नाउ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल पंचायती राज डे। ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्लियर है? इस संशोधन के लागू होने के बाद सबसे पहले चुनाव कराने वाला जो राज्य था, वो मध्य प्रदेश था। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन दिस अमेंडमेंट इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो ये सारी बातें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है हमारे ये डेट्स। दूसरा, 24 अप्रैल 1993 का दिन, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही क्या हुआ है, नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला जैसे पंचायतों को, तो संविधान में अब क्या-क्या परिवर्तन। अच्छा, बीच में आप एक बार इन कमेटी की रिपोर्ट्स को और देख लेंगे। देखिए, के संथानम समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित होती है, एक बार 1963 में और 65 में। 63 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई पंचायती राज फॉर्म्ड ऑन फाइनेंस, यानी कि पंचायती राज वित्त पर। और 65 में पंचायती राज के चुनाव पर गठित की गई थी, फॉर्म्ड ऑन पंचायती राज इलेक्शन। बाकी अशोक मेहता कमेटी हम पढ़ चुके हैं, मोरारजी देसाई की सरकार में आया था, द्विस्तरीय की इन्होंने बात की थी, साथ में कहा था कि जो जिला स्तर पर मंडल पंचायत जो होगी वो 15 से 20,000 की आबादी पर एक मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें इन्होंने की थी, सारी अपन देख चुके हैं। ये 3 टियर ये है, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिला परिषद, खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर होती है ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद, खंड पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद कहते हैं। और विलेज लेवल गांव स्तर पर होती है विलेज परिषद या ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत। सो अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अस्तित्व में आया। सो इस समय प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट 29 विषय बताए गए जिन पर काम करने का अधिकार था पंचायतों को। इसके अलावा संविधान में भाग 9 ऐड किया गया। और आर्टिकल 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ तक हमें मिलते हैं पंचायतें, जिनमें टोटल 16 आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। और अब इन्हीं आर्टिकल्स को हम एक-एक से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आर्टिकल 243 ए, या जिसको हम केवीव कहते हैं। इसमें सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम सभा क्या होती है? अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस notified by the governor, under which all those members who are included in the voter list। ग्राम सभा से तात्पर्य है राज्यपाल द्वारा अधिसूचित कोई गांव या गांव का समूह, जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आते हैं जो वहां के मतदाता सूची में शामिल है। अब समझिए, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑल रजिस्टर्ड वोटर, यानी जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं या ग्राम सभा के भाग हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर चुका है और जिसका अपने गांव की मतदाता सूची में नाम है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य ही माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो ग्राम सभा है ये एक निर्वाचित निकाय नहीं है, इट इज नॉट इलेक्टेड बॉडी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हर वो व्यक्ति जो मतदाता सूची में शामिल है, वो ऑटोमेटिक ग्राम सभा का सदस्य बन जाएगा। तो इसके लिए कोई निर्वाचित या निर्वाचन नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये निर्वाचित निकाय नहीं है। और ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं, ये संविधान में तो उल्लिखित नहीं है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो शक्तियां वो प्राप्त कहाँ से होती हैं? रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल से प्राप्त होती हैं। सो 243 ए बात करता है ग्राम सभा के बारे में, हमें याद रखना है। और ग्राम सभा क्या होती है वो मैंने आपको बता ही दिया है। 243 बी में हम बात करते हैं पंचायतों के गठन की, यानी फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। तो ध्यान रखेंगे, पंचायतों का 3 टियर सिस्टम अप्लाई यानी माना गया है।
जिसमें जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर पर हम पंचायतों के सिस्टम को देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, जिला पंचायत या जिला परिषद। जो जिला परिषद होगी, ये राज्य द्वारा घोषित होती है, डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट होती है। अगला आता है ब्लॉक लेवल यानी खंड स्तर। ध्यान रखेंगे, ये पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर या इंटरमीडिएट लेवल माना जाता है, जिसमें ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद इसे कहा जाता है, यानी खंड पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद के नाम से इसको जानते हैं। ये जो मंडल पंचायत है, ये वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है, वहीं पर स्थापित होती है। स्टेट विद अ पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख और मोर, तभी जो है वो जो खंड पंचायत है या पंचायत समिति है, उसका गठन होगा। जहाँ या जिस राज्य की भी पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी, वहां पर इंटरमीडिएट लेवल यानी कि जो मध्यवर्ती स्तर है, जिसको अपन खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत के नाम से जानते हैं, ये नहीं होगा। और लास्ट में होती है विलेज लेवल यानी कि ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर होती है ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत, जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होता है, जैसा कि अभी अपन ने देखा था, नोटिफाइड बाई द गवर्नर। अब देखिए, where the population does not exceed 20 lakh, it is not necessary to form पंचायत at block level। यानी जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो, वहां यह आवश्यक नहीं है कि मंडल पंचायत हो। जैसे एग्जांपल है सिक्किम, गोवा और मणिपुर। यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, यानी कि मध्यवर्ती स्तर नहीं है। तो ये बताया गया है हमारे आर्टिकल 243 आपका बी में। तो चलिए, अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 243 सी। इसमें है पंचायतों की संरचना के बारे में सारी बातें, कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत होगा वो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो पंचायतों की जो संरचना होगी, ये राज्य विधानमंडल अपने विवेक से निर्धारित करती है, यानी डिटरमाइंड बाय डिस्क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी पंचायतों की संरचना निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। अब जो राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है कि वह ग्राम स्तर पर पंचायतों के चुनाव की नीति तय करे। यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर हैज एम्पावर टू डिसाइड द पॉलिसी फॉर इलेक्शन टू पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी गांव के स्तर पर पंचायतों के चुनाव की क्या नीति होनी चाहिए, इसका निर्धारण भी राज्य विधानमंडल करेगा। अब याद रखेंगे, जो पंचायत का प्रेसिडेंट यानी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के जो अन्य सदस्य हैं, अदर मेंबर हैं, सर हैव द राइट टू वोट एट द मीटिंग ऑफ पंचायत। उनको पंचायत के अधिवेशनों में वोट करने का, मत देने का अधिकार होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो हमने देखा है कि स्तर ग्राम स्तर पर होगा, मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। तो गांव स्तर पर संरचना जो है वो ग्राम पंचायत कहलाती है, मंडल स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहलाती है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद कहलाती है। तो जो गांव है, गांव का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो प्रधान मुखिया या सरपंच कहलाता है। वहीं अगर हम मंडल या ब्लॉक या जनपद स्तर पर देखेंगे तो जनपद पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। और वहीं अगर हम जिला स्तर पर देखेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। पॉइंट जो हमें नोट करना है वो इलेक्शन वाले पॉइंट से है। तो विलेज का जो हेड रहेगा वो डायरेक्ट चुना जाएगा, जबकि ब्लॉक का इनडायरेक्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट का भी इनडायरेक्ट होगा। तो ये आपको टेबल बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट, तीनों लेवल के जो सदस्य होंगे, ऑल मेंबर्स, वे डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। यहाँ पर ये इसी चीज को मेंशन किया गया है कि ग्राम पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साथ में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सभी के सभी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कौन कौन? ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। जबकि यहाँ पर नोट करने वाली है, वेदर द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल डिटरमाइन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। यानी जो ग्राम पंचायत है, इसका अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, इसका पूरी तरह से निर्धारण करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होगा। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा है जो 243 सी में बताया गया है पंचायत का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 243 डी, इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। पंचायतों में रिजर्वेशन इन प्लेसेस। सो देखिए, इट इज मैंडेटरी टू गिव रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी वुमेन। ये अनिवार्य है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आरक्षण देना होगा पंचायतों में। बट डिसीजन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज डिस्क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पिछड़े वर्ग को आरक्षण का
फैसला जो है वो राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर निर्भर है। राज्य विधानमंडल चाहेगा तो वो रिजर्वेशन देगा ओबीसी को, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि एटलीस्ट वन थर्ड यानी 33% ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कम से कम एक तिहाई यानी 33% जो स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है में इंक्रीज द नंबर बट कांट डिक्रीज इट। राज्य विधानमंडल जो है वो इस संख्या को बढ़ा सकता है किंतु कम नहीं कर सकता। और बढ़ा सकने से यहाँ पर पॉइंट आता है तो देखिए यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान, इन सभी जगह पर महिलाओं को 50% तक रिजर्वेशन दिए जाते हैं। तो इन सभी राज्यों ने अपने यहाँ 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व करके रखी हैं महिलाओं के लिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 243 ई। इसमें पंचायतों की अवधि टेन्योर बताया गया है। सो देखिए, टेन्योर में सबसे पहला पॉइंट है कि 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग, यानी प्रथम बैठक से सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। बट ध्यान रखेंगे, इलेक्शन विल बी मैंडेटरी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। अब राज्य विधानमंडल जो है वो उसको 5 वर्ष के पूर्व ही विघटित कर सकता है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर डिसोल्व दिस पंचायत बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। जरूरी नहीं है कि 5 साल पूरा काम करे ही। राज्य विधानमंडल चाहे तो वो 5 वर्ष से पहले भी इसको विघटित कर सकता है, बस आधार देखना पड़ेगा कि किस आधार पर वो इसको डिसॉल्व कर रहा है। इसके अलावा इफ पंचायत इज डिसॉल्व बिफोर इट्स 5 ईयर टर्म एक्सपायरीज, न्यू इलेक्शन मस्ट हेल्ड विद इन 6 मंथ। अब देखिए, यदि पंचायत का विघटन उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व हो तो बहुत जल्दी चुनाव कराने होंगे जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी, जैसा प्रेसिडेंट पे हमने पढ़ा था। सेकंड ये पॉइंट कहता है कि इफ द रिमेनिंग टर्म ऑफ द पंचायत इज लेस देन 6 मंथ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सो न्यू इलेक्शन आर नॉट मैंडेटरी। अब इसमें अगली बात कही जा रही है कि यदि विघटन के समय जो पंचायत का शेष कार्यकाल है वो मात्र 6 माह से कम है तो फिर नए चुनाव नहीं कराए जाएंगे, फिर 6 मंथ का वेट किया जाएगा और फिर जो इलेक्शन की प्रोसेस होती है रेगुलरली वही प्रोसेस होगी। फिर इसमें कहा गया है कि इफ री इलेक्शन इज हेल्ड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ एनी पंचायत, इट्स टर्म विल बी फॉर द रिमेनिंग पीरियड एंड नॉट फॉर 5 ईयर। कह रहे यदि पंचायत का समय पूर्व विघटन जो हो गया है, यानी पंचायत का समय पूर्व जो विघटन हो गया है, तो पुनः निर्वाचन कराया जाता है, लेकिन उसकी अवधि शेष तक के लिए होगी, ना कि 5 वर्ष। मान लीजिए जो पंचायत थी उसको काम करते हुए 2.5 साल हुए और 2.5 साल बाद वो डिसॉल्व हो गई, तो अब कितना कार्यकाल और बचा है? 2.5 साल। तो जो नए इलेक्शन होंगे और जो नई पंचायत बनेगी वो अब 2.5 साल ही काम करेगी, ना कि अगले 5 साल। ये पॉइंट कह रहा है। तो बेसिकली टेन्योर के बारे में आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। क्या? कि सामान्यतः प्रथम बैठक से 5 वर्ष, अवधि पूर्ण होने से चुनाव कराना अनिवार्य होगा, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी। कार्यकाल से पूर्व भी इसको विघटित किया जा सकता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। यदि विघटित होने के बाद जो समय 6 माह से कम बचता है तो नए इलेक्शन नहीं होंगे। और यदि विघटित होता है और नए इलेक्शन हो जाते हैं तो जो नई पंचायत बन के आएगी वो उतने ही समय तक के लिए रहेगी जितना समय शेष बचा हुआ है, ना कि पूरा 5 वर्ष। ये 243 ई कहता है। नेक्स्ट है 243 एफ। इसमें है निर्भरता या हम कह सकते हैं योग्यता, यानी डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन दोनों इसमें बात की गई है। तो इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत, कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा यदि कब? पहला, is disqualified for the purpose of being elected the state legislature under any law or under any law made by state legislature। देखिए, दो बातें कह रहा है ये पॉइंट कि यदि वो व्यक्ति विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, यानी उस व्यक्ति ने राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए कोशिश की हो और उसी कोशिश के दौरान उसको किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया हो, तो ऐसा व्यक्ति या कोई व्यक्ति जिसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो, ऐसे व्यक्ति पंचायतों के चुनाव के लिए निर्हर हो जाएंगे, यानी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसमें क्वालिफिकेशन बता दी एक तरह से, कह रहा है नो पर्सन shall बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर ऑफ एज इफ ही हैज कंप्लीटेड 21 ईयर ऑफ एज। सिंपल सी बात यह है कि जो व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का होगा लेकिन 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, वो बड़ी आसानी से पंचायत के चुनाव लड़ सकता है, यानी इसमें क्वालिफिकेशन बता दी है। अगला, अयोग्यता संबंधी जितने भी प्रश्न होंगे वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाएंगे। बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो
जो है वो रेफर टू द अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कोई भी प्राधिकारी होगा उसको सौंपे जाएंगे और वही उस पर डिसीजन लेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा 243 जी, जिसमें है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। इसमें हम बेसिकली ध्यान रखेंगे कि पंचायतों की जो शक्तियां हैं, प्राधिकार, उत्तरदायित्व हैं, वो 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर उसको दिए गए हैं। ये 29 विषय हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे 29 विषय हैं जिन पर पंचायतों को शक्तियां दिए गए हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड हाउ मेनी ऑफ दीज फंक्शंस आर टू गिवन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर ही यह निर्धारित करेगा कि जो 29 कार्य हैं उनमें से कितने कार्य पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाएंगे। अगला आर्टिकल है हमारा 243H, जिसमें पावर ऑफ पंचायत टू इम्पोज टैक्सेस एंड देयर फंड्स। इसमें पंचायतों को कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों की बात की गई है। तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो पंचायत है उसको पावर है इम्पोज एंड कलेक्ट एप्रोप्रिएट टैक्स ड्यूटीज टोल्स एंड फीस। कहा गया है कि जो पंचायत है उनको कर लगाने, शुल्क वसूल करने, पथ कर लगाने, चुंगी कर जिसको अपन बोलते हैं, फीस लगाने, उनकी वसूल करने का और विनियोग करने का पूर्ण अधिकार होगा। तो पंचायतों के कर लगाने की शक्तियां 243H में दी गई हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम जो इसके शेष आर्टिकल बचे हुए हैं उनको लेके साथ में पंचायत किन किन विषयों पर कार्य करती है, जो 29 विषय हैं, और इसके अलावा और भी सारी चीजें कि बेसिकली ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं और जनपद पंचायत किस स्तर पर बनती है, जिला पंचायत किस लेवल पर बनती है, ये सारे डिस्कस हम इसके पार्ट 3 में करेंगे। और पार्ट 3 में हम ये पंचायती राज टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।